अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, जुम्मे के रोज़ इजराइल की जानिब से ईरान हमले के बाद अब तक ईरान और इजराइल दोनों में तबाही मची हुई है। इजराइल ने ईरान पर हमला करते हुए आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस सरबराह और अहम जौहरी साइंसदानों को शहीद करने समेत मुख्तलिफ हमलों में 224 अफराद शहीद किए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों और बच्चों की है। जबकि ईरान के हमलों में इजरायली हलाकतों की तादाद 15 हो गई, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। ईरान ने इजराइल की जानिब से शुरू की गई जंग पर मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए कहा कि अब तक इजरायली हमले का बदला नहीं लिया, जब तक नहीं ले लेते तब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक ईरान और इजराइल को जंग बंदी पर आमादा करने के लिए बयान दे रहे थे और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में थे, अब वो ये इंदिया दे रहे हैं कि शायद वो इस जंग के शराकतदार बन जाए। हैरत की बात यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमला उस वक्त किया जब ईरान और अमेरिका के माबैन जौहरी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके थे। अमेरिका ने इजराइल के हमले से मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया था शुरू में कि उनके पास कोई पेशगी इतलात मौजूद नहीं थी, जबकि अब गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि ईरान पर इजराइल के हमले से पहले अमेरिका ने इजराइल को तकरीबन 300 हेल फायर मिसाइल्स भेजे थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इजराइल की ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी अमेरिका के इल्म में पहले से मौजूद थी। इजराइल ने 200 जंगी तैयारों की मदद से ईरान पर अटैक किया और ईरान के अंदर खुफिया अड्डे से ड्रोन्स ऑपरेट करके अहम शख्सियात को शहीद करने समेत जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की भी कोशिश की। जबकि बदले में ईरान ने इजराइल के अहम फौजी और हवाई अड्डों समेत हैफा में मौजूद क्रूड ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और कई अहम मकामात को तबाह कर डाला। इजराइल ईरान कशीदगी की वजह से खत्ते में किसी बड़ी जंग के आसार पैदा हो सकते हैं। ऑयल की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ ममालिक के फ़्लाइट ऑपरेशंस भी मअतल हो चुके हैं, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 6000 फ़्लाइट ऑपरेशंस मअतल होने की खबर सामने आई है। गज़ा में लाखों लोगों को बेघर करने, हज़ारों को शहीद करने के बाद इजराइल ईरान की तरफ आने से पहले शाम में रजीम चेंज कर चुका और यमन और उर्दन में भी हमले करके उन्हें कमज़ोर कर चुका है, मगर ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए मुश्किल साबित हुआ है। और अब ईरान के वापसी हमलों से जान छुड़ाने के लिए इजराइल अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से जंग में मदद हासिल करने के लिए अपील कर रहा है। अब देखना यह है कि ईरान इजराइल जंग में क्या मगरबी ममालिक जंग बंदी कराते हैं या फिर दुनिया को एक और खौफनाक जंग में दाखिल कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। मैं अपना पैनल आज का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने, इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अमूर के, ख़ास करके ईरान के जो मामलात हैं उनके अमूर पर, डॉक्टर साले बहिश्ती साहब भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ बीन पिंचिंग पाकिस्तानीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ द रियलिटी इज़ देयर, और वो ये है कि ईरान एक अरसे से हमारा ब्रदर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। हम पाकिस्तान के तमाम लोग, हमारे दिफाई मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हम ईरान के साथ हैं, खड़े हुए हैं, जिस किस्म की भी मुआवनत चाहिए होगी। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि ईरान इंडिया को अपने करीब रखता रहा और फिर हमने देखा कि जब ईरान इजराइल की जंग का आगाज़ हुआ और अंदर से लोगों ने मुलव्वस होकर ये ड्रोन्स ऑपरेट किए, 73 पीपल आर कॉट बाय ईरानियन एजेंसीज़ और उसमें से एक को फांसी भी दे दी गई है। क्या आप समझते हैं इट्स अ रियलिटी चेक नाउ? क्योंकि ईरान को अब समझ आ जानी चाहिए कि जिनको वो दोस्त कह रहा था वो दोस्त नहीं थे और जिसको दुश्मन करके प्रेजेंट किया गया वो उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बिटर रियलिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, और जिस तरीके से हमने अभी जिस तरीके से बड़ापन का मुजाहरा किया है, हमने तमाम चीज़ें पीछे रख दी हैं। और स्पेशली जब हमारे जो मिसाइल स्ट्राइक्स आपस में एक्सचेंज हुए थे, उसके बाद हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। लेकिन वो वाले जो वाक़यात हैं, जिस तरीके से BLF जो ऑपरेट करते रहे सिस्तान बलोचिस्तान से, और देखें कि कुलभूषण भी वहाँ से आया और अभी भी वहाँ पर प्रेजेंस थी, तो वो वाले फैक्टर्स थे। लेकिन इसके बावजूद हमने ब्रदर इस्लामी मुल्क समझ के जिस तरह पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, और स्पेशली तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें, आपके प्रेसिडेंट ने बात की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, और इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, आपके पार्लियामेंट ने बात की है।
تو ہم سولیڈریٹی ہم نے شو کی ہے، انٹرنیشنل فورمز میں بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. سو وہ تو باتیں ہیں، لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں جو وہاں پہ انڈین انفلوئنس وہ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں کہ انڈیا جس طریقے سے آلریڈی میں نے کہا، جس طریقے سے سیستان بلوچستان میں جو ایلز ویئر وہاں پہ تھا، تو باتیں جو آ رہی ہے دیکھیں کہ ان کی سپورٹ اور انفلوئنس جو ان کی سپائنگ تھی، را والے سپائی کر رہے تھے موساد کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو قطر میں 7 سیلرز جو نیول آفیسرز تھے، تو ان کو انہوں نے وہاں پہ موت کی سزا دی تھی، کیونکہ قطر میں ایک سب میرین بن رہی تھی اور اس کے بارے میں دیٹ واز اے یونیک کلاس جو ایک ڈیولپ وہاں پہ فرانس والے کر رہے تھے، اس پہ یہ سپائی کر رہے تھے فار اسرائیل. سو دیٹ واز بیکاز آف دیٹ ریزن ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی. سو دیٹس وائی دیکھیں کہ ابھی بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے انفارمیشن، جتنے لنکس تھے، اسپیشلی دیکھیں جو ہیومن انٹیلیجنس کا طریقے سے جو پن پوائنٹ لوگ ہوئے ہیں، اس میں نہ صرف لوکل ایرانی انوالو ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں را کا اس میں بڑا ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا. تو میرا خیال میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال میں ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ جو پاس کی چیزیں ہم نے بلا دی ہیں، اور ہم نے بلکہ پاکستان نے بڑھ کے دیکھیں. ابھی جو ریسنٹ مارکہ حق میں کنفرنٹیشن ہوئی تھی، اس میں ایران نے یقیناً ایک اچھا کردار ادا کیا تھا، لیکن کنڈیم نہیں کیا تھا انہوں نے. لیکن پاکستان نے نہ صرف کنڈیم کیا ہے اور جس طریقے سے ہم نے سپورٹ دی ہے، اور ہم نے برملا یہ کہا ہے کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طریقے سے دیکھیں باقی رشیا ہے، چائنا ہے یا سعودی عرب ہے، لیکن پاکستان کو ابھی ان کے پارلیمنٹ نے بھی، مجلس نے بھی ایکنالج کیا ہے پاکستان بلکہ کا یہی کلیدی نہیں، کردار. اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہاں کے جو عام شہری ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہوئے ہمیں دکھے ہیں، وچ از اے گریٹ تھنگ. ڈاکٹر صالح صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلم ملک، بحیثیت پاکستانی، ایران کے اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارا ہر بچہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے منسٹرز تک نے، ہمارے ہائی ایپس نے بھی یہ بیان دیا ہے آفیشلی. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ایران ہیز بین very close to India, and when we look at the position that is going on right now in between the conflict of Israel and Iran, you would see that Netanyahu is very close to Modi and Modi is very close to Netanyahu. We all know کہ یہ proxy war کیوں اور کیسے لڑی جا رہی ہے. Do you think it's time to realize the mistakes that Iran had made? جی آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور دوسری بات یہ کہ جتنا بھی ایک طرفہ گفتگو ہوا ایران کے بارے میں، میرے خیال سے اتنا بھی اس طرح سے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک برادر ہمسایہ اسلامی ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جس طرح سے میرے مہمان ساتھی نے بارڈر کے اس طرف سے ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں بیان کیا، اسی طرح سے سیم ایران کے ساتھ بھی واقعات پیش آتے رہے ہیں. رہی بات اسرائیل اور انڈیا کی، تو دیکھیں دو ڈیفرنٹ سیناریوز ہیں. انڈیا اس طرح سے مسلم امت کے لیے یعنی وہ نہیں ہے جس طرح سے اسرائیل یعنی ہے. کیونکہ دیکھیں اسرائیل یعنی پاکستان اور ایران دونوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے. انڈیا کی بہت ڈیپ روٹس جا کے لگتی ہیں. اب یہ جی میں دیکھ اس طرف آ رہا ہوں جی کہ ایک مشترکہ دشمن ہے جس کے خلاف پاکستان کا خود اصولی موقف ہے. ٹھیک ہے، خود اصولی موقف ہے. میرے خیال سے دنیا کے کسی پاسپورٹ میں جو ہے یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ پاسپورٹ جو ہے سوائے اسرائیل کے باقی ہر جگہ کارآمد ہے. یہ صرف پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہ ایران کے پاسپورٹ کے اوپر بھی میں نے نہیں دیکھا. تو یعنی اس طرح سے ہے اسرائیل کے حوالے سے، یعنی خود پاکستان کا اپنا اصولی موقف ہے. یعنی اگر لیکن اس کے برخلاف ابھی جو ریسنٹلی جو انڈیا پاک کا جو معرکہ ہوا، اس میں ایران نے واضح طور پر کشمیر کا موقف جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کا سائٹ لیا، اس کے لیے یونائٹڈ نیشن میں بولے وہ. تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ٹائز ہیں، اور ہم کلچرلی، ہم ثقافت کے طور پر، ہم زبان ہماری یعنی پہلے پوری برصغیر کی زبان جو ہے وہ فارسی ہوا کرتی تھی. ہم ایک دوسرے سے اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کا جو جنگ ہے وہ ویپن کا جنگ نہیں ہے بلکہ آئیڈیالوجی کا جنگ ہے. یعنی آپ نے یہ بڑی خوبصورت اس کو سم اپ کیا ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. میں چاہوں گی کہ اس آئیڈیالوجی کی جنگ کے اوپر میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی جو ایک الٹیمیٹ گول ہے وہ ہمارا گول بھی وہی ہے، اور وہ ہے غزہ کو
اس کی ایک الگ پہچان دلانا اور اسرائیل کی جو دہشت گردی اور اجارہ داری ہے پوری دنیا میں اسے ختم کرنا یا اسے منیمائز کرنا. اور آئی ہوپ کہ اس مقصد میں تمام مسلم امہ جو ہے وہ یکجا ہو کر کوئی فیصلہ کرے. لیکن برگیڈیئر صاحب اندر کوسچن دیٹ از کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ایکسٹریم پر ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ جا رہا ہے اور اسرائیل نے تو باقاعدہ امریکہ کو براہ راست دعوت دی ہے کہ آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں, وچ وی نو کہ دے آر آلریڈی پارٹ آف دیٹ کانفلکٹ, لیکن وہ صرف بیہائنڈ دا اسکرین ہے, وہ سامنے نہیں آ رہے. بٹ ٹو می اٹ واز سرپرائزنگ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, یہ تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے منہ سے یہ نکلنا کہ ہم ابھی ہیں نہیں, فی الوقت سوچا نہیں مگر ہم ہو سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں اسرائیل جو ہے اپنے بل بوتے پہ ایران کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا, نہ ان کی کیپیبلٹی ہے نہ کیپیسٹی ہے. دیکھیں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور آلدو جو انہوں نے نتانز کے ایٹمک سائٹ پہ جو سٹرائکس کیے ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ وہ دیٹ از 6 میٹر انڈر دی گراؤنڈ. ان کے پاس جو ابھی ہے جو بنکر بسٹر GBU-57 ہے تو وہ 6 میٹر تک جا سکتا ہے, لیکن جو امریکہ کے پاس ہے وہ تقریباً 61 میٹر تک کی پینیٹریشن ہوتی ہے. تو therefore ان کی ہمیں بڑی شدید خواہش ہے کسی بھی طریقے سے امریکہ کو اس میں ڈریگ کیا جائے, تو تاکہ اس کے بعد وہ جو الٹیمیٹ ان کا ایم ہے ڈسٹرکشن آف ایرانین نیوکلیر کیپیبلٹی یا ان کی جو کیپیسٹی ہے یا سائٹ سے ان کو ڈسٹرائیک کرنا, تو وہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں جس طرح ایران نے رسپونڈ کیا ہے تو وہ ان کی بھی توقع نہیں تھی, اور جس طرح وہ اس سے یہ ہوا. دیکھیں اسرائیل تو ٹوٹل 470 کلومیٹر کی لینتھ ہے اور 15 کلومیٹر نیروسٹ پوائنٹ ہے جہاں وڈتھ ہے وہ 137 کلومیٹر کی ہے. وہ تو پھر تو بہت نقصان ہوگا اگر دیکھیں اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے فار ادر کپل سم ویکس, 4 ویکس یا 5 ویکس, تو ایران کے پاس تو میزائل اتنے ہیں, وہ تو جس طریقے سے انہوں نے جو سائیکالوجیکل بیریئرز کو بریچ کر دیا ہے, کیونکہ ان کا جو ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو ہے, آئرن ڈوم ہے, وہ ان کو نہیں روک سکے ہیں. تو میرے خیال میں جس طریقے سے وہاں پہ امپلیکیشن کریٹ ہو رہا ہے تو اس کا یہی لگ رہا ہے کہ اس سے تو نتنیاہو کی گورنمنٹ پولیٹیکلی کلیپس کر جائے گی. اور میں چاہوں گی میں جوہر سلیم صاحب سے بھی سفارتی امور پہ رہنمائی ہم حاصل کریں, اور وہ یہ ہے کہ جارڈن آپ نے دیکھا اس کی حالت کیا ہے, لیبنان دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے, سیریا کی طرف چلے جائیں کیا کیا اسرائیل نے اور ویسٹرن ممالک نے اس کے ساتھ, عراق میس ویپن ڈسٹرکشن سب کے سامنے ہے, کوئی کہانی چھپی ہوئی تو ہے نہیں. سو اٹس ادھر ایران اور پاکستان اینڈ دا تھرڈ ون از ٹرکی. سو وی آل نو کہ یہ کہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو رسپونڈ ٹائملی. لیکن جوہر سلیم صاحب, ہم نے دیکھا جب ریسنٹلی پاک انڈیا کانفلکٹ ہوا, سفارتی محاذ پر it was very important to be vocal and we have actually addressed all the issues جو ہمارے چل رہے تھے, اور ہم نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ نہ صرف ان کے میڈیا ٹرائلز کا سامنا کیا بلکہ ہم نے اپنی سفارتی مہارت بھی دکھائی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے اس کانفلکٹ میں پاکستان ایک بھرپور حمایت تو کر رہا ہے, لیکن سفارتی محاذ پہ پاکستان اور کیا کر سکتا ہے ایران کے لیے؟ جی, پاکستان نے ایک بہت واضح پوزیشن لی ہے جو ایران کے لیے بہت کم ملکوں نے اس وقت لی ہے. ہم نے کنڈیم کیا اسرائیل کے اٹیک کو, اور ہم نے ظاہر ہے جو بھی ادھر ہو رہا ہے اس وقت اور اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کیا. پھر ہم نے صاف صاف کہا کہ بہت ضرورت ہے اس وقت کہ یہ پریشر ڈال کے اس کو سارا ختم کرایا جائے, اس کو یہ مسئلہ جو ہے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے. اور اس کے لیے پاکستان اس وقت دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ایک نان پرماننٹ ممبر بھی ہے, تو ہماری پریزنس جو ہے وہاں پہ اس نے بھی پورا ہم نے وہاں پہ بھی سپورٹ کیا اس چیز کو. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے اس چیز کا شکریہ بھی ادا کیا ہے پاکستان کا, تاکہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے اس وقت ان کے جو نیبرہڈ میں. دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے, انڈیا اور ایران کے تعلقات کتنے اچھے تھے, لیکن انڈیا کی کیا پوزیشن ہے, انہوں نے تو کئی جگہ پہ بالکل ہی سٹانس نیوٹرل لیا ہے, بلکہ ایسے بھی سٹانس لیے ہیں جو ایران جس پہ ایران ہوا ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سے ملک جو ہیں اسی خطے میں, اسی نیبرہڈ میں جو دیکھیں تو ان کی پوزیشنز کیا ہیں. تو پاکستان جو ہے, لیکن اس پہ جس وقت سفارت کاری ہو رہی ہے اس میں جو اہم ممالک ہیں وہ ظاہر ہے امریکا ہے, اسٹیلف ہے, پھر اس کے بعد چائنا ہے, رشیا ہے جو ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک دوسری کنٹریز ہیں جو C5 ممبرز ہیں نیچرل, جس طرح فرانس ہے یا UK ہے. تو یہ ممالک ہیں ایسے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں پھر زیادہ لیوریج ان کے پاس ہوتی ہے, خصوصاً
एक तरफ अमेरिका मैं कहूँगा और दूसरी तरफ चाइना और रशिया, बिकॉज अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और चाइना और रशिया जो है वो ईरान को उसमें तो सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है या उनकी जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है ईरान की, वो चाइना और रशिया के साथ है। उनके सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जो ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप सबसे बड़ी जो है वो चाइना के साथ है इस वक्त, और जो डिफेंस उनकी पार्टनरशिप है इस वक्त काफी बड़ी वो रशिया के साथ है। रशिया को तो वो मिसाइल भी फराहम करते रहे हैं, ड्रोन भी फराहम करते रहे हैं, जो उन्होंने यूक्रेन वॉर में मुसलसल इस्तेमाल किया, बड़े इफेक्टिवली इस्तेमाल किए हैं। तो इसलिए जो सफारतकारी आप इसमें देखेंगे उसमें मेरे ख्याल आगे अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त एज वी स्पीक, और उसमें कोशिश की है कि ये डीएस्केलेशन की तरफ इसको किसी तरह लेके जाया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में आप और भी ज्यादा इंटेंस सफारतकारी देखेंगे, जिसमें मेरा ख्याल है कि ये 3 ममालिक जो हैं अमेरिका, चाइना, रशिया, वो एक किरदार अदा करेंगे। एंड एज यू मेंशन्ड कि ज़ाहिर है कि हम इन दोनों ब्लॉक्स को अगर मद्देनजर रखें तो वी ऑल नो द रिलेशनशिप, लेकिन जो कि आपने इंडिया का जिक्र किया, मुझे एक ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। इंडिया के तो हालात ये हैं कि इस वक्त ना सिर्फ वो रशियंस को गालियाँ निकाल रहे हैं ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया और उनकी टेलीविजन स्क्रीन उठा के देखें, चाइना के साथ तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सीख पाते, पर अब वो ईरान को भी बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके मीडिया लैब, मैं उसे आई कोटेड लैब डॉग्स नॉट वॉच डॉग्स, क्योंकि उनका मीडिया वॉच डॉग वाला काम करता ही नहीं है। तो इंडिया के अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो तो हम सबके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आई हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू डिस्कस। वेलकम बैक डॉक्टर सालेह साहब। वी हैव सीन ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग के जब वेस्टर्न इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो सबसे पहले किसी भी कौम को लीडर लेस करना इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन कि आप डायरेक्ट उस पर हमला आवर हो जाएं, और वो रिजीम चेंज करवाना अंदर से ही शुरू होता है। हमने देखा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है तो आयतुल्लाह खामनाई साहब पर भी, जो सुप्रीम लीडर हैं, उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई और वो भी अंदर से ही हुई, और फिर ईरानी एजेंसीज़ ने अड्डे भी पकड़े जहाँ से ड्रोन्स ऑपरेट हो रहे थे। ये कितना ख़तरनाक है कि इजराइल wants it so badly कि किसी तरीके से ईरान में रिजीम चेंज की तरफ चला जाए, लीडरलेस हो जाए, और इस सूरत में कोई प्लान बी मौजूद है या आप समझते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, जो कि होना नहीं चाहिए? दुआ यही है। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने तो अरब स्प्रिंग की बात की, मैं तो इसको 1400 साल पहले लेके जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा, ये एक आइडियोलॉजिकल जंग है, एक नज़रियात का जंग है। देखें, ओहद में भी सबसे पहले यही हुआ था। जब जंग ओहद में मुसलमानों को एक ज़ाहिरी तौर पर शिकस्त होने लगी तो सबसे पहले जो खबर मैदान जंग में फैली तो वो यही था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, जिसकी वजह से असहाब में एक मायूसी की कैफियत थी। और फिर एक ज़ाहिरी तौर पर एक मुसलमानों को, अगरचे वो बाद में बाइस रहमत बनी, मुसलमानों की बहुत ज़्यादा शहादतें हुई और एक ज़ाहिरी तौर पर वो लोग मैदान से पीछे हट गए। तो ये वहाँ से चलता हुआ आ रहा है और यही हरबा, लेकिन यही हरबा जब मद्द मुकाबिल के साथ होता है, जिस तरह से हमने बेहतरीन मिसाल 33 जंग है इसराइल की और हिजबुल्लाह की, उसमें अगर आप देखें 2005-6 तो वहाँ पर हिजबुल्लाह ने भी यही टेक्निक अपनाई थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना यह है कि जब उनके लीडर्स मारे जाते हैं, उनकी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, उनके जो है ऑफिसर्स और जनरल्स वगैरह मारे जाते हैं, तब वो बिल्कुल हिम्मत हारते हैं और पीछे हटते हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं और जो ईमानी ताक़त के साथ लड़ते हैं, वो अपने लीडर के चले जाने से वो और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देखें, अभी आपने हमास की मिसाल देखी, इस्माइल हनिया शहीद हुए, हमास नहीं रुका, बल्कि हमास अभी तक सरेंडर नहीं कर रहा है। उसके बाद जो इस्माइल हनिया के बाद आए थे, मैं चाहूँगी डॉक्टर सालेह साहब, मैं इसी सवाल के साथ दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, और मैं अपने दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। बेर साहब, ये सवाल तो मैं सोलली चाहूँगी कि डॉक्टर सालेह साहब इसको एड्रेस करें, लेकिन एक और सवाल जो आपके लिए वो ये है कि हम अगर कंपैरिजन में जाते हैं तो ज़ाहिर है कि ईरान की फ़ोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इजराइली आर्मी, लेकिन हमें ये भी पता है कि इजराइल को फ्रांस की, अमेरिका की, दीगर मगरबी ममालिक की, जिन्होंने खुलकर इस कॉन्फ्लिक्ट में बजाय ये कहने के कि ये गलत हुआ है, ये कहा कि इजराइल अपना डिफेंस करने का हक रखता है, जो कि एक्चुअली ईरान के पास है अब यूएन के आर्टिकल 51 के तहत। तो क्या हम इसको ये समझें कि ये इट्स दी एंड, या हम उस वर्ज पे खड़े हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, या फिर कोई मीडिएटर का कोई
किरदार अदा कर सकता है इसको रोकने में, और सालिसी आप क्या समझते हैं कहाँ से आएगी? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए दिस नो पॉसिबिलिटी कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएंगे। द ओनली थिंग, ईरान की अपनी जो कैपेबिलिटी है या पोटेंशियल है वो मिसाइल्स है, मिसाइल आर्सेनल से और ड्रोन सिस्टम है। बाकी इनकी एयरफोर्स और बाकी चीज़ें सारे नॉमिनल आल दो ग्राउंड फोर्सेस वेस्ट एशिया में एक पावरफुल मुल्क माना जाता है, एरिया जोग्राफिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस हिसाब से। लेकिन इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, बाकी वेस्ट का यूएसए की टोटल सपोर्ट इनको साथ शामिल है, तो वो वाला फैक्टर है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से देखें कि अभी जिस तरह बात हो रही थी कि इनिशियल जिस तरह इनको शॉक जो पहुंचा है जब टॉप मिलिट्री लीडरशिप की असैसिनेशन हुई, इसके बावजूद वो शॉक को उन्होंने ऑब्जर्व किया, रीग्रुप हुए और उसके बाद रिस्पांस कर रहे हैं, तो वो एक इनके पास प्लस जाता है। और इनके पास कैपेबिलिटीज और मिसाइल्स इनके पास बहुत है, देयर इन थाउजेंड्स, और इसके पास जिस तरीके से जो अभी यूज हुए हैं। सेकंड, जो मीडिएशन की बात है, देखिए मैं जौहर सलीम साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि 3 ममालिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो लेकिन अब इसराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स आके कोई ऐसी, क्योंकि जो देखिए मैं समझता हूँ कि ये प्रीएम्प्ट जो हुआ है, क्योंकि संडे को बातचीत होनी थी, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे पहले इट वाज अ डिसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जो भी उन्होंने किया, चाहे वो अमेरिका भी इसमें शामिल था जो या, लेकिन इस बात को अभी तक अमेरिका ने एड्रेस नहीं किया। बिगर साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी कि अगर आपके ओमान में मुज़ाकरात तय थे और आप आखिरी मराहल में दाखिल हो गए थे, तो उससे 2 दिन पहले आपने ये क्यों किया? और आपने कहा कि हमें पता नहीं है, जबकि अगर आप रिपोर्ट देखें जिसका मैंने जिक्र अपने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि 300 हेल फायर्स जो मिसाइल्स हैं वो आपने दिए हैं इसराइल को। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑन रेकॉर्ड कह रहे हैं कि उनको चलाने भी आते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखने की बात बिल्कुल सही है, या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी, उसके बाद ये हुआ। अभी देखें एक दफ़ा तो उन्होंने मान भी लिया था, अब दरमियान में कुछ फौरन वो डिफेंसिव भी चले गए कि क्योंकि वो यहाँ तक लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हम इन्वॉल्व नहीं है, तो लोगों ने कहा कि वो बाईपास हो चुके थे, उनको ही वॉज नॉट इन द लूप, जो एक्चुअल कहानी अंदर हो रही थी। अब अमेरिकन जो थिंक टैंक्स भी ये बात इस बात का कह रहे हैं, लेकिन ये है कि देखें कि उससे ये हुआ इसराइल ने कुछ अचीव नहीं किया अभी तक। जो वो इनकी वो ख्वाहिशात जो ऑब्जेक्टिव्स थे मिलिटरीली या पॉलिटिकल वॉर नहीं कर सके, ये बात इजरायली मिनिस्टर ने भी एग्जैक्टली ऑन रिकॉर्ड बोली है कि हमारे जो अहदाफ थे वो हमने हासिल नहीं किए। जौहर सलीम साहब, इस वक्त जो खत्ते में चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट पावर गेम, वी ऑल नो दैट, और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इट्स अनदर प्रॉक्सी जो ईरान में की जा रही है, सो दैट हम चाइना को वीक कर सके। हमसे मुराद है अमेरिका चाइना को वीक कर सके। बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी हो गई, पेट्रोल हो गया, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो हम इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे सवाल में। आप समझते हैं कि क्या ये जो द वॉर बिटवीन 2 डिफरेंट ब्लॉक्स, क्या ये चाइना की इजारादारी ख़त्म कर सकता है इस तरीके से इसराइल और अमेरिका, या फिर नहीं कर सकता? और क्या आप समझते नहीं है कि चाइना को और रशिया को एक खुलकर सपोर्ट करनी चाहिए ईरान की, और क्यों नहीं की जा रही? जी देखिए, एक तो खैर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि क्योंकि एक जो हमारे पैनलिस्ट ने इसको जिस तरह आइडियोलॉजिकल जंग करार दिया, तो या फिर इसको कोई फेथ्स की जंग करार दिया, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। ये नेशन स्टेट्स की जंग है, जो है ये इसराइल और ईरान की है, और उसमें उनकी जो ज़ाहिर है मफादात हैं वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ख़ुसूसन इस हवाले से कि इसराइल अगर ये समझता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो क्लेम तो करते हैं उनके लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है, बट लेट्स से कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट ना भी हो तो उनके लिए उनकी रीजनल डोमिनेशन के लिए थ्रेट होगा। तो ज़ाहिर मफादात का टकराव है, वो समझते हैं कि ईरान उनके जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको वो जो है नुकसान पहुँचा रहा है। और पहले जिस तरह ईरान के वो मुज़ाहमती ग्रुप थे जो इसराइल के चारों तरफ थे, हिजबुल्लाह और हमास, और हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि पहले पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खाइफ था इसराइल, और अब ईरान से भी खाइफ होने का वक्त हुआ चाहता है, तो इसलिए शायद उसने ये कदम उठाया। जी, पाकिस्तान से तो उस किस्म की क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ईरान से था, बिकॉज ईरान ने ये सारे ग्रुप्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा था जो इसराइल के अराउंड थे, हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज़, और जो सीरिया में जो प्रो ईरानियंस थे सारे, और वो इसराइल से बरसरे पेकार भी थे। तो वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है उनका।
तो लेकिन अब जहाँ तक बाकी मुल्कों का आपने नाम लिया, देखें चाइना, रशिया, ये ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो उनके ईरान उनके उसमें है स्ट्रेटेजिक जो हल्का असर आप समझ लें, या उनका एक स्ट्रेटेजिक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, जबकि इजराइल की तो अमेरिका और इंडिया वो सब एक तरफ हैं, यूरोप के मुल्क भी जो लीडिंग हैं उसमें वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है उसमें वो देखा है आपने कि इजराइल और ईरान जब आपस में बरसरे पेकार हैं, तो उसमें अमेरिका की टैसिट सपोर्ट तो है इजराइल को जो है, लेकिन डायरेक्टली अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं हुए। इसी तरह चाइना और रशिया जो है वो सफारती तौर पे तो वो ईरान को मदद देने की कोशिश करेंगे पूरी। हो सकता है किसी स्टेज पे वो अगर ज़्यादा देखा है उन्होंने कि ईरान जो है उसकी पोजीशन बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि देखें एक जो है ना एसिमेट्री तो है, एक एसिमेट्री वो ये है कि ईरान के पास तो कोई एयरफोर्स है नहीं उस तरह से, तो उनका सारी टोटल रिलायंस उनकी मिसाइल्स पे है या वो ड्रोन्स और रॉकेट्स पे है, जबकि इजराइल को एयर सुपीरियरिटी हासिल है। फिर उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है ईरान में वो भी आपने देख लिया कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, जबकि ईरान के पास इस तरह का कोई नेटवर्क इजराइल में नहीं है। तो वो डिस्पैरिटी फिर इजराइल को सपोर्ट जिस तरह अमेरिका की है और बाकी सारे मुल्कों के रीजन के कितने मुल्क हैं जो इजराइल को इस वक्त मदद दे रहे हैं, कुछ उनको सीरिया की जो एयर स्पेस में उनके जो है रिफ्यूलिंग कर रहे हैं प्लेन्स, बाकी कई मुल्कों के जो है ना इस वक्त वो रोक रहे हैं जो मिसाइल्स ईरान से आते हैं या आप उर्दन की बात करें। जौहर सलीम साहब, मैं बहुत माजरत चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं, यहीं से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, मुझे बताइएगा कि अगर ये जंग ख़त्म होती है, सीज़ फायर होता है, तो क्या ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुतवक्की है कि कंटिन्यू करेगा, इसे पूरा करेगा, या फिर इसे रोक दिया जाएगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये रोक दिया जाएगा, अल्टीमेटली इन पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि देखें अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव तो इनके यही थे। तो इसके लिए देखें मिलिटरीली तो वो नहीं कर सके हैं, तो उसके लिए ये सैंक्शंस और प्रेशर होगा। और उसमें एक ऑप्शन डिस्कस हो रही है कि जो इन्रिचमेंट उन्होंने यूरेनियम की है उसको शिफ्ट कर टू रशिया को हैंड ओवर किया जाए। अच्छा। तो एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे ये ऑप्शन भी डिस्कस हो रही है। तो हो सकता है उस हद तक तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन देखें कि ईरान की अपनी सर्वाइवल या इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए दिस मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि अभी इसमें एक और बात हो रही है, क्योंकि ये फतवा 2003 में था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है ये फतवा भी रिवर्स हो जाए, या ये भी स्टैंड ले लें, हम एनपीटी को भी छोड़ देते जिससे नॉर्थ कोरिया ने किया है। सो बहुत सारे ऑप्शंस इनके लिए है, लेकिन अपनी सर्वाइवल के लिए लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली ईरान ये बात कर दे कि अब पहले तो शायद हम आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं बैठेंगे और अब हम ये काम मुकम्मल करेंगे और दुनिया को एक और मुल्क मिल जाए जिसके पास ये जौहरी हथियार हों। कुड बी पॉसिबल? मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिकन इसमें दरमियान में आ जाएंगे उसके लिए। तो इसमें आपका रोल जो इम्पोर्टेंट होगा वो रशिया और चाइना का होगा कि वो कैसे इस सूरत हाल में बैठते हैं। तो मेरा ख्याल दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, लेकिन वो बस तो खैर उनका पाकिस्तान पे भी अगर चलता तो वो शायद यही करते, लेकिन वो चला नहीं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस। जौहर सलीम साहब, अगर हम इसको इस पैराए में देखें कि सीज़ फायर की बात की जा रही है और ईरान कह रहा है कि जब तक हम अपना बदला नहीं चुका लेते हम सीज़ फायर की तरफ नहीं आएंगे, यही बात उन्होंने ओमान और कतर को भी की है। बट ईरान भी तस्लीम नहीं करता है इजराइल को एज अ स्टेट, तो फिर किस तरह हम सीज़ फायर क्या कहेंगे उसे? जब आप किसी को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर उसे सीज़ फायर बनता है, नहीं बनता है? खैर सीज़ फायर तो फिर हो जाता है ना उस सेंस में कि उसके लिए कोई मुआहदा ज़रूरी तो नहीं है। जिस तरह पिछली बार भी एक्सचेंज हुआ था, उनका स्ट्राइक्स हुई थी ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, और फिर दोनों मुल्क रुक गए। तो वो तो फिर इस तरह की एक जो है ना दूसरे मुल्क अगर बीच में पड़े तो वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बेशक वो तस्लीम नहीं करते, तो उसमें तो कोई इतना ज़्यादा अम्र माने नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि किन शराइत पे कौन सी शराइत होती हैं उस वक़्त, क्योंकि इजराइल का तो ज़ाहिर है मकसद क्या है, उनका एक मकसद तो था उनके जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब करना सबसे पहले, तो क्योंकि एक बात ये चल रही थी कि ईरान जो है वो ब्रेकआउट कैपेसिटी के करीब है, यानी कि जहाँ पे वो 1 या 2 बॉम्ब्स बना सकते हैं, तो उसको वो डिस्टर्ब करना था। दूसरा फिर उनका मकसद इजराइल का ये भी है कि वो इतने अरसे के लिए इतना डिस्टर्ब कर दें कि अभी
उनकी प्रेफरेंस तो होगी कि अभी एटलीस्ट बहुत से साल ईरान दोबारा वापस उस कैपेसिटी पे ना जा सके, और सबसे बड़ी ख्वाहिश तो खैर लॉन्ग टर्म तो ये होगी कि वो ईरान बिल्कुल वो प्रोग्राम ही छोड़ दे, उसको मजबूर कर दें वो, और साथ ही साथ किसी हद तक ये भी लॉन्ग टर्म में कि कोई रजीम चेंज ही हो जाए। लेकिन ज़ाहिर ख्वाहिशें तो बहुत सी हो सकती हैं, असल चीज़ ये है कि काबिल अमल क्या है। तो जो काबिल अमल है वो ये है कि इस सूरत हाल में अगर जो है जब नुकसान दोनों को पहुंच रहा है, लेकिन अगर ईरान का नुकसान ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और वो उसको फिर प्रेशराइज करें, और इसमें चाइना और रशिया भी ये समझें कि अब ये चीज़ जो सी है इसको फ़िलहाल के लिए जो है ये ख़त्म होना चाहिए, तो फिर दोबारा से कोई मुज़ाकरात की राह पे बात चल पड़े, या सिर्फ इस हद तक चल पड़े कि चलें जी इसको फिलहाल रोक देते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्विकली बताऊंगी, अमेरिका वाज लाइक इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, और जब द मोमेंट इंडिया को मार पड़ना शुरू हुई तो वो फौरन कूद गए, उनका बिजनेस भी हो गया। देखिए पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से इसको आप बिल्कुल कंपेयर ना करें, मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं उस कांस्टेंट रवैये की बात कर रही हूँ जो अमेरिका का रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इवन टुवर्ड्स ईरान। तो ईरान को ज़ाहिर है कि कमज़ोर पोजीशन पे होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना। देखिए अमेरिका का नॉर्थ कोरिया की तरफ भी जो रवैया रहा है बहुत मुख्तलिफ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो जब आप न्यूक्लियर पावर से डील कर रहे होते हैं तो एक मुख्तलिफ अंदाज होता है, एक मुख्तलिफ रवैया होता है, लेकिन जब आप एक ऐसे मुल्क से डील कर रहे हैं जो अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है तो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया होता है उस वक्त ना। तो ये किसी तरह भी वो इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनता, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट इक्वेशन है। यहाँ पे तो उनका इसरार ये है ना कि हम न्यूक्लियर कैपेसिटी इनको हासिल ही नहीं होने देंगे। यही खैर चीज़ वो नॉर्थ कोरिया के लिए भी कहते थे, लेकिन उन्होंने फिर जब उनको पता चल गया कि उन्होंने अचीव कर लिया है, उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया नॉर्थ कोरिया ने, तो फिर वो गेम चेंज होगी। अगर ईरान भी कोई ऐसी सरप्राइज़ दे देता लेट से, तो फिर शायद ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है इस वक्त। ठीक है, लेकिन मेरा कंपैरिजन पाकिस्तान और ईरान की पोजीशन का नहीं था, मेरा कंपैरिजन अमेरिका के उस कांस्टेंट बिहेवियर के बारे में है जो हमेशा अपने बगल बच्चे के बारे में बोलता है कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ये यूनिलैटरल था, और फिर जब उनके बगल बच्चे को मार पड़ना शुरू होती है तो उनको फ़ौरन से याद आ जाता है कि सीज़ फायर होना चाहिए, अमन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपका भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साले, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, आखिर में जाते जाते ये कहूँगी कि एक अरसे से पाकिस्तान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, और हमेशा पाकिस्तान ने ये बोला है कि BLA को सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के बॉर्डर्स की जानिब से, जहाँ पर रॉ बराह रास्त पैसा चलाती है और बैठी हुई है, और फिर हमने देखा कि हमने बहुत सारा नुकसान भी उठाया। बट नाउ इट्स टाइम टू रियलाइज फॉर द ईरानियंस कि वो ये बात समझें कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भारत ही था, और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ भी गई है। ना सिर्फ आ गई है बल्कि अगर आप मनाज़िर देखें तो तेहरान में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया गया और तशक्कुर पाकिस्तान के नारे बुलंद किए गए, और इस्लामिक जो ईरानियन इस्लामिक कंसल्टेटिव काउंसिल है, दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड फॉर पाकिस्तान फॉर बीइंग देयर, सपोर्टिंग मॉरली, politically and diplomatically. I think it's a big change in the region. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।